नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और हम लोग इसके पहले विभिन्न प्रकार के विधेयकों के बारे में चर्चा किए थे। उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है सबसे पहले संघ की न्यायपालिका। ठीक है, जुडिशरी ऑफ आवर यूनियन। और इसकी चर्चा की गई है संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला देखिए अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 124 124 है। इसमें बताया जाता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जिसमें 1+33 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो ये 1+33 का मतलब ये हो गया कि ये एक जो है ये सीजेआई होगा अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और बाकी 33 जो है वो अन्य जज इसी के अंतर्गत कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, हमेशा सीजेआई की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करेगा। इसके बाद अन्य न्यायाधीश अर्थात ये जो 33 अन्य न्यायाधीश बचे हैं इनकी नियुक्ति सीजेआई के सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चलता है कि वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या क्या है। ठीक है, कैसे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनता है, उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा है कम से कम 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, मतलब न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा न्यूनतम, इस बात को ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 5 वर्ष न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो अर्थात वकालत किया हो। ठीक है, तो ये योग्यताएं हैं। साथ में एक चीज और ध्यान देंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 ईयर होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो तारीख वर्ष होता है, उम्र होता है, वो 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो जब वो 65 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हो जाता है तो वह न्यायाधीश भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 124 में इतनी सारी चीजें वर्णित है। अनुच्छेद 125 बताता है कि वेतन कितना होगा न्यायाधीशों का। तो ध्यान देंगे, जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा उसका वेतन तो ज्यादा होगा ही होगा, तो उसका वेतन जो है वो होता है 2,80,000 रुपए। ठीक है, और जो अन्य 33 जजेस होते हैं उनका जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इस बात को भी मेंशन किया गया है कि किसी भी परिस्थितियों में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वेतन हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 126 क्या बताता है कि यदि मान के चलिए किसी परिस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई नहीं रहता है तो उसके कार्य को कौन देखेगा। तो सीजेआई की अनुपस्थिति में उसके कार्य को अगला जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही उसके कार्य को देखेगा। देखिए लिखा भी है, सीजेआई की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, अनुच्छेद 127 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश अर्थात एडहॉक बेसिस जजेस की नियुक्ति सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है और वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही की जाएगी। ठीक है, और यह जब नियुक्ति की जाएगी तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलेगा परंतु वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं कहलाएगा।
ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। और इन सारी बातों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 127। बस सिंपल सा याद रखना है कि अनुच्छेद 127 का मतलब सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पर उच्च न्यायालय से अर्थात हाई कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जा सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रिटायर्ड अर्थात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, और ये भी अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही होगा, ठीक है, ये 128 में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 129 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर लगभग जुडिशरी चलती है। कैसे चलती है ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड न्यायालय है। जितने भी उसके फैसले दिए जाते हैं, जितने भी निर्णय आते हैं, वो सारे रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, ठीक है, उसको अभिलेख बनाया जाता है, ठीक है, और यही अभिलेख और यही रिकॉर्ड हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में दिया जाता है, ठीक है, अधिवक्ताओं के द्वारा। तो ध्यान देंगे 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड न्यायालय है और इसके निर्णयों को उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जितने हैं उनको मानने के लिए बाध्य है, ठीक है, उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक। और ये बात 129 में कही गई है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट होगा कहां, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सदैव राष्ट्रपति कार्यालय या फिर राष्ट्रीय राजधानी में होगा। तो हम लोगों को पता है अपना सुप्रीम कोर्ट कहां है, दिल्ली में है, ठीक है। तो सदैव जो है राष्ट्रीय राजधानी में होगा या फिर राष्ट्रपति कार्यालय में होगा और यह बात अनुच्छेद 130 में बताई गई है, ठीक है। इसके बाद 132 इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो वह किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यदि किसी मामले की सुनवाई किसी हाई कोर्ट में बेहतर रूप से नहीं चल पा रही है तो उस मामले को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है अनुच्छेद 132 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 136 आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों को रद्द कर सकता है। यह आप लोगों को पता है यदि किसी मामले में हाई कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता है या कोई निर्णय देता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट की जा सकती है, ठीक है। और जब वह सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसके निर्णय या आदेशों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 136 के तहत करता है, ठीक है। इसके बाद 137 इसमें दिया है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनः देखना, ठीक है, और रिव्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनराविलोकन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह अपने ही निर्णय या हाई कोर्ट तथा अन्य न्यायालयों के निर्णयों एवं आदेशों को पुनराविलोकन कर सकता है अर्थात रिव्यू कर सकता है, ठीक है। यदि उसको लगता है कि उसमें कोई परिवर्तन करना है तो वह अपने ही निर्णय या अपने ही आदेश को परिवर्तित कर सकता है और ये दिया है अनुच्छेद 138 में, ठीक है। इसके बाद 143 ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति विधि के किसी प्रश्न पर सलाह या राय ले सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी विधि के प्रश्न पर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट से वह उस प्रश्न पर विचार विमर्श या उससे सलाह या उससे राय मांग सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के उस राय या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, वह केवल मांग सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यदि कोई चीज बताता है तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 146 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी वैकेंसीज होगी, ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां होगी
वह सीजेआई द्वारा ही संचालित व आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संघ की जो पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था है वो समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।